चुनावी प्रचार प्रसार लगातार धुआंधार हो रहा है पार्टियों की तरफ से, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर इसी मैनिफेस्टो में फोकस होगा। एआईसीसी मुख्यालय में बताया जा रहा है सुबह 11:30 बजे घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्यूनतम आय योजना से 5 न्याय पर फोकस होगा। राहुल गांधी देश की जनता को 25 गारंटी देंगे। कांग्रेस का फोकस युवा, किसान और महिलाओं पर है। खासकर बेरोजगारों के लिए कांग्रेस कई तरह के वादे कर सकती है अपने घोषणा पत्र में। बिल्कुल, कांग्रेस के सामने आकांक्षाएं दिखाने की जनता के सामने कोशिश होगी। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के इस बार के घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े वादे हैं जो कांग्रेस जनता से कर सकती है। 2024 के लिए दरअसल कांग्रेस का ये प्लान होगा जो कि घोषणा पत्र के जरिए सामने आएगा, जिसमें 5 न्याय, जिसमें किसान, नारी, युवा, श्रमिक हिस्सेदारी ज्यादा देखने को मिल सकती है। जाति जनगणना पर भी कांग्रेस बार बार बयान देती आई है, तो सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने को लेकर या इसकी सिफारिश आगे बढ़ाने तक को लेकर वादा हो सकता है। ओपीएस का वादा हो सकता है। वन पेंशन स्कीम, 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया जा सकता है। महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति महीना इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में हो सकता है। अग्निवीर योजना बंद करने को लेकर भी बड़ी बात हो सकती है। एमएसपी की गारंटी को लेकर गारंटियां बताई जा रही हैं। 25 गारंटियां इस घोषणा पत्र में हो सकती हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए एक अहम ऐलान यह भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान हो सकता है। लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने का भी ऐलान हो सकता है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कुमार, ये सारी लिस्ट तो हमें नजर आ रही है, लेकिन संभावनाएं क्या लग रही हैं? क्योंकि कुछ वादे या कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधे सीधे मौजूदा सरकार के फैसलों को पलटने यानी बिल्कुल उसके उलट जो है वो वादे हैं, इसमें ऐसा नजर आ रहा है। जी देखिए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो घोषणा में रहने वाली है। और इसके अलावा एक भी बात ये भी है कि जो 30 लाख पदों को भरने की बात है कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर किया गया कि 30 लाख रिक्तियां हैं केंद्र सरकार में, जिसको भरने का वादा करने जा रही है घोषणा पत्र में। और साथ ही साथ एक बड़ी बात और ये है कि जो जांच एजेंसी में दुरुपयोग की बात लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल लगाते आए हैं, उस मामले में घोषणा पत्र में ये जगह दी जा सकी है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर कानून में बदलाव करना पड़े तो उसके लिए भी कदम उठाया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें घोषणा पत्र की। बाकी जो जानकारी दी तकरीबन सारी बातें इस घोषणा पत्र में है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और घोषणा पत्र के साथ साथ अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर कांग्रेस इस वक्त कश्मकश में दिखाई दे रही है। खबर यह है कि पार्टी पहली बार आज केंद्रीय चुनाव समिति में गांधी परिवार को यहां से चुनाव लड़ने को लेकर कहेगी। अमेठी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कह दिया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। 5 साल बाद कांग्रेस अब भी फिर इस परंपरागत सीट को बीजेपी से छीनने की कोशिश में जुटी है। खबर है कि आज पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति सोनिया गांधी और खड़गे के सामने कहेगी कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार लड़े। मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी रिप्रेजेंट करूं। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। राजीव गांधी ने अमेठी से राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हराया, लेकिन अभी हालात जस के तस हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहाँ स्मृति ईरानी ही। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने गुजरात की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं।
कांग्रेस अब तक कुल 235 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 12 अलग अलग सूचियां उसने जारी की हैं। कल कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार सुरेंद्र नगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पोधियार को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल रायबरेली लोकसभा सीट है। इस बार यहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। अमेठी सीट 2019 में ही राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों गंवा चुके हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को एसपी ने यूपी की 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट दिया, जबकि वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खड़े होंगे। कानपुर से आलोक मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस झारखंड की 14 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इनमें से 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अब भी 11 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया जाना बाकी है। झारखंड में नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल को शुरू होगी। इसके बाद कांग्रेस बाकी बची सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। और राजस्थान में आज विपक्षी दलों की नजरें भी प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के चूरू में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के शेखावटी में सियासी पारा भी बेहद गर्म हो गया है। पीएम मोदी चूरू में आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे चूरू के पुलिस लाइन में विजय संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। चूरू के हॉट सीट होने की वजह से पीएम मोदी की इस सभा पर विपक्ष की भी निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान होना है। चूंकि राजस्थान में काफी सियासी उलटफेर हुए हैं, इस वजह से राजस्थान की हॉट सीट में से एक चूरू लोकसभा सीट पर सभी की नजर है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवां अब कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट बेहद अहम बनी हुई है। चूरू सीट से बीजेपी ने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। मोदी जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। पीएम मोदी की चुनावी सभा को देखते हुए बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीएम की सभा को लेकर चूरू की जनता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। और आज सुबह 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। रिहाई के बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करने का दावा किया गया। और जेल से रिहा होने की टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में संजय सिंह ने आगे की रणनीति पर बात की है। संजय सिंह के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। 6 घंटे भी घर पे नहीं रुके हैं, तो अब आगे चुनाव प्रचार या जो जिम्मेदारी उनको निभाने के लिए तैयार है। देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भाजपाइयों ने और इस देश की तानाशाह हुकूमत ने जेल में रखा हुआ है, और इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि 10 गुना ज़्यादा मेहनत से काम करें। जेल का जवाब वोट से देना है, जनता के बीच में जाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए। सुना है पीएमएलए पढ़ के आए हैं आप? आत्मबल और मजबूत हुआ है। बहुत सारी किताबें पढ़ी जेल में। नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, भगत सिंह जी को पढ़ा, तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ा। अच्छा मौका मिला अपने आत्मबल को, अपने जज्बे को और मजबूत करके इनसे लड़ने के लिए बाहर आया हूँ। भाभी जी के आंखों में आंसू देखा मैंने पहली बार, और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। इन आंसुओं का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जल्द ये लोग बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा। और मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है, अपने विधानसभा के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने लिखा, जल्द ही बाहर मिलेंगे। अंग्रेजों को भी सत्ता का बहुत घमंड था, झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर देते थे। पिछले 1 साल में सबकी याद आई। सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल की अगुवाई में शिक्षा क्रांति आई। सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा। और एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार में तनातनी एक बार फिर है।
एलजी ने कहा है कि भ्रामक झूठा हलफनामा देती है सरकार। एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, मंत्रियों के अनुरोध का जवाब नहीं देते हैं। एलजी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है और इसी को लेकर एलजी ने भी कई मामले उजागर किए हैं। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एलजी ने क्या चिट्ठी लिखकर ये कहा है केंद्रीय गृह सचिव को आम आदमी पार्टी के बारे में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो अदावत चल रही है वो पुरानी है और इसमें नया क्रम ये है कि यहाँ पर एलजी की तरफ से यूनियन होम सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ग्रॉस वायलेशन है और जो दिल्ली की सरकार है वो गुमराह करती है, जानबूझ के लिटिगेशन के लिए कोर्ट जाती है और फिर वहां पर झूठे हलफनामे देते हैं और कुल मिलाकर ये भी कहा कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो अधिकारी हैं उनकी सुनते नहीं है, जबकि अधिकारियों के अनुरोध जो उनसे होते हैं मंत्रियों के, उनका ठीक से जवाब नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के एलजी ने ये बताने की कोशिश की है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और बड़ा आरोप यह है कि भ्रामक दावे किए जाते हैं, झूठी जानकारियां दी जाती है, गलत जानकारियां दी जाती है और जानबूझ के चीजों को लटकाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है। जी शुक्रिया जितेंद्र, नजर बना के रखिए। फिलहाल एक और नई तनातनी सामने आ चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8000 पेज के दस्तावेज दाखिल किए, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है। चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट तजिंदर पाल सिंह, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनबीसीसी के तत्कालीन फरीदाबाद जोन के जनरल मैनेजर शामिल हैं। बहरहाल इस मामले में ईडी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी अटैच की है। शराब नीति घोटाले में भी पैसा आपके पार्टी फंड में जाने की बात एजेंसी ने कही। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया, 6 करोड़ 36 लाख रिटेन किया गया। ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इसमें से 56 लाख रुपए तजेंद्र सिंह के जरिए जगदीश अरोड़ा को मिले थे। 36 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने कहा कि एनकेजी ने टेंडर मिलने के बाद कोई काम नहीं किया था। और संजय निरुपम को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। पार्टी से निकाले जाने का ठीकरा उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर फोड़ा जा रहा है। संजय निरुपम का कांग्रेस से निष्कासन को महाराष्ट्र की राजनीति का पावर गेम बताया जा रहा है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उद्धव शिवसेना और शरद पवार एनसीपी के कम विधायक होकर भी उनको दबा रहे हैं। कांग्रेस को जो है विचार करने के लिए मजबूर करती है कि कांग्रेस ने जो है इस महाविकास आघाड़ी जो बनी है इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है सही मायने में चल रहा है या कुछ और एजेंडा चल रहा है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का सवाल है, उनको जाके उनके नेताओं को जाके आपने पूछना चाहिए। खबर है कि संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस पर राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि जो भी विकास की नीति पर विश्वास कर साथ आना चाहेगा उनका हम स्वागत करेंगे। पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोगों को साथ में लेकर हम काम करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र के हित में काम कर सकता है, उनमें काम करने की क्षमता है, योग्यता है, ऐसे लोगों का हम अवश्य स्वागत करेंगे। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। 5 चरण में चुनाव है, इस वजह से समय पर आपसी विचार विमर्श के साथ सीटें घोषित होंगी। और इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि शिंदे सेना के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है उन सभी के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे के दरवाजे बंद हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों शिवसेना शिंदे गुट के कुछ नेताओं के टिकट कटने के बाद तल्ख हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है, जिनमें हिंगोली से हेमंत पाटिल और यवतमाल वाशिम से भावना गवली का टिकट शामिल है। हिंगोली सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत पाटिल की जगह शिंदे सेना के जिला प्रमुख बाबूराव कदम ने ले ली है। हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की है कि हमको नासिक जगह भी चाहिए जो हमारी है और हमको रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जगह जो शिवसेना ने लड़ी थी वो भी चाहिए। इसके ऊपर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
हमारे मुख्य नेता जिनको हमने पूरा अधिकार दिया है वो सभी वरिष्ठ नेताओं से बात करके इसमें भी जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। उद्धव ने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में एंट्री नहीं देने की बात कही है। इस पर शिंदे गुट ने पलटवार किया। कौन जा रहा है उनके दरवाजे पे? कोई जा ही नहीं रहा है उनके दरवाजे पे, तो खुद कहना कि हमारा दरवाजे बंद है। मैं इतना कहता हूँ, हमारा कोई भी जो नेता है, हमारा कोई भी जो कार्यकर्ता है, वो उनका दरवाजे के ऊपर नहीं जाने वाला है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र की 48 सीटें महाविकास अघाड़ी की हैं। महाविकास अघाड़ी का नजरिया स्पष्ट है। संजय राउत ने कहा है चुनाव कोई लड़े, जीत महाविकास अघाड़ी की होगी। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। एनसीपी शरद गुट ने बीड और भिवंडी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीड से बजरंग सोनवणे को टिकट दिया है। बजरंग सोनवणे ने हाल ही में अजित पवार गुट को झटका देते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया था। बीड से बीजेपी की पंकजा मुंडे उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही भिवंडी से सुरेश उर्फ बालिया मामा महात्रे को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ से बीजेपी से कपिल पाटिल मैदान में हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इससे पहले शरद पवार गुट वाली एनसीपी ने 30 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। वर्धा से अमर काले, दिंडोरी से भास्कर भगरे, बारामती से सुप्रिया सुले, शिरूर से अमोल कोहले, अहमदनगर से नीलेश लंके। दोनों घोषणा के बाद अब तक कुल 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एक बार फिर से बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सुप्रिया सुले बारामती से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। वो चौथी बार यहां से चुनावी मैदान में हैं। एमवीए में एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रावेर, सतारा और माढ़ा इन 3 सीटों के लिए उम्मीदवारी घोषित करना बाकी है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री को हटाने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंत्री को हटाने की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है और इसी के आरोप के तहत अब हटाने की सिफारिश की गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर भी इस मामले में सवाल उठाए। राज्यपाल की सिफारिश पर सरकार सोचे, ये दिलीप घोष का कहना है। ये प्रशासनिक मामला है, एमसीसी लगा हुआ है। माननीय गवर्नर साहब ने पूरा सब पर निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है कहीं भी। बार बार इसीलिए चर्चा होता है, प्रश्न आता है। तो गवर्नर साहब ने बोले हैं तो इस पर क्या बोलना है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार होना या नहीं होना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यपाल ने सिफारिश की, इस बात की रिकमेंडेशन की है कि मंत्री को हटाया जाना चाहिए। इस पर सरकार, ममता सरकार सोचे। दरअसल जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री बंगाल के ब्रत्य बसु पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और इसी के तहत उन्हें हटाने की मांग की गई है और इसी को लेकर सिफारिश की गई है। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रविशंकर, ये सिफारिश राज्यपाल की तरफ से आई है जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और ममता सरकार को कह रही है कि इस बात की सिफारिश मानी जानी चाहिए। क्या आरोप लग रहे हैं शिक्षा मंत्री पर? देखिए, एक पब्लिक मीटिंग में जाके ब्रत्य बसु जो कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्लान और प्रोग्राम्स आने वाले समय में क्या है शिक्षा दफ्तर को लेके, जॉब को लेके, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी जो कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसको वायलेट करता है। इसके चलते राज्यपाल के पास जब ये पहुंचा, क्योंकि वो चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, इसीलिए उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है इसका उल्लंघन है और ब्रत्य बसु को इसके लिए हटाना चाहिए और इसका रिकमेंडेशन राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राज्य सरकार को ये बताया गया है कि आप इनको हटाएं और ये पूरा जो मामला है इसको सुलझाए। लेकिन राज्यपाल का ये जो तरकीब है ये करने का, तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि इलेक्शन के चलते ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आघात आए और ये दिखा सके कि तृणमूल कांग्रेस जो है वोट में वायलेशन करती है। शुक्रिया आपका रविशंकर दत्ता जानकारी देने के लिए। और ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.8 एकड़ को कुर्क किया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भूमि घोटाले में जेल में बंद सोरेन के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.86 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया है। ये जमीन रांची के बरियातू में है। ईडी ने कल ये जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। जमीन घोटाले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे के बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की। इस मामले में अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ घोटाले का आरोप है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी झारखंड के राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारी एवं सरकारी रिकॉर्ड संरक्षक प्रसाद हैं। प्रसाद पर आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने सोरेन समेत कई लोगों को अपराध की कमाई करने, जमीन पर अवैध कब्जे, अधिग्रहण जैसी गतिविधियों में उनकी मदद की है। ईडी की जांच में पाया गया है कि जमीन के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किया गया ताकि इसका फायदा भूमाफिया उठा सके। आपको बता दें कि जनवरी में ईडी ने हेमंत सोरेन को इस मामले में उनके सरकारी निवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सोरेन फिलहाल रांची के होटवार की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में हैं। और लोकसभा चुनाव के बीच सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 22 मुकदमों में आरोप तय हो गए। आजम खान समाजवादी पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं। कई प्रत्याशियों के चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी राय ली है। ऐसे में कानून शिकंजे के बाद चुनावी माहौल पर असर होने की आशंका जताई जा रही है। कोर्ट ने आजम खान के साथ कुल 12 लोगों के खिलाफ कुल 22 मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं। दरअसल थाना अजीम नगर में 2019 में किसानों की जमीन कब्जा करने के मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले में आजम खान के साथ पूर्व सीओ आले हसन, तत्कालीन थाना अध्यक्ष कुशलवीर, आनंदवीर सिंह, तत्कालीन लेखपाल, विधायक नसीर अहमद खान, फसी जैदी, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, निगाहत अखलाक, जाही उर हमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। 2 हफ्ते पहले रामपुर की अदालत ने पूर्व मंत्री आजम खान और 3 अन्य को एक घर गिराने के मामले में दोषी ठहराया था। ये मामला भी 2019 की घटना से जुड़ा है, जब डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के लिए कई मामले दर्ज किए गए थे। और यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी मदरसों को सरकार से पैसे मिलने वाला कानून रहेगा या नहीं, इस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में आज अहम सुनवाई होगी। मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। और एक और बड़ी खबर, यूपी ATS ने भारत नेपाल सीमा से 3 आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ATS इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान आतंक फैलाने की साजिश की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यूपी ATS ने नेपाल बॉर्डर से 3 आतंकी को गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए भारत में घुसने की फिराक में थे और अपने आप को भारतीय बता रहे थे। गिरफ्तार तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण ले चुके हैं। ये सभी लोकसभा चुनाव और रामनवमी के दौरान गड़बड़ी फैलाने की तैयारी में थे। ATS ने आरोपियों के पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज, पाकिस्तानी दस्तावेज, पासपोर्ट बरामद किए हैं। ATS इन सभी आतंकियों से पूछताछ कर रही है। यूपी ATS को खबर मिली थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से कुछ पाकिस्तानी नागरिक नेपाल सीमा के जरिए अवैध तरीके से भारत भेजे जा रहे हैं। इन लोगों को आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद ATS गोरखपुर इकाई तुरंत हरकत में आई। ATS टीम ने नेपाल भारत से रावलपिंडी के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, इस्लामाबाद के रहने वाले सैयद गजनफर और श्रीनगर निवासी नासिर अली को गिरफ्तार कर लिया है। और गुरुग्राम में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। CM, फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया।
किडनी रैकेट के तार बांग्लादेश से लेकर गुरुग्राम के साथ ही जयपुर से जुड़े हैं। बांग्लादेश से मरीज और डोनर दोनों को मेडिकल वीजा के सहारे कोलकाता लाया जाता था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था। टीम ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक किडनी डोनर है, 2 वे लोग हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। 2 किडनी डोनर पुलिस कार्रवाई से पहले ही वहाँ से फरार हो गए। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। टीम ने छापेमारी के दौरान एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है। ये युवक किडनी बेचने के लिए यहाँ आया हुआ था। कहाँ से आए आप? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितनी ट्रांसप्लांट के लिए आए थे? हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए। क्या खर्चा लिया आपसे? मैंने तो बोला 4 लाख दे दिया। और एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। उत्तरी कश्मीर की रुस्तम पोस्ट से घुसपैठ की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता इरफान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इरफान, क्या जानकारी मिल रही है? जो टेररिस्ट मारा गया उसके बारे में कोई सूचना? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर नॉर्थ कश्मीर के उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के रुस्तम पोस्ट के पास एक घुसपैठ नाकाम की गई है सुरक्षा बलों द्वारा। ये कहा जा रहा है कि आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा था, जिसे सेना ने नाकाम किया है। अभी तक सूत्रों की माने तो एक आतंकी को मारा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में फिलहाल जो है इंडियन आर्मी के जवान जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किए हैं। ऐसा आशंका है कि इस इलाके में और भी कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। वहीं सूत्रों का यह भी मानना है कि कुछ आतंकी वापस भागने का प्रयास भी कर चुके हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से फिलहाल ये खबर आ रही है एक आतंकी मारा गया है और ऑपरेशन अभी फिलहाल उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस रुस्तम पोस्ट के आसपास जारी है। नजर आप बनाए रखें। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की मिसाइलों में सबसे आधुनिक, सबसे सटीक और बेहद घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ दिन पहले भारत ने अपनी सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम न्यूक्लियर मिसाइल भी अग्नि 5 की तरह एक साथ कई टारगेट को एक ही बार में तबाह कर सकती है। देश के दुश्मनों से निपटने की जो मोदी नीति है और इसी वजह से पिछले 10 सालों में ये बड़ा बदलाव हो सका है। इक्कीसवीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके।
हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही करना चाहते हैं। देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 अप्रैल 2024 शाम 7 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह भारतवर्ष का अग्नि बाण सर्वशक्तिमान होने के प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये एक तस्वीर भारत की नई ललकार है, दुश्मन पर अग्नि प्राइम का प्रहार है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे आधुनिक, सबसे शक्तिशाली और एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों पर एटमी तबाही मचाने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। अब तक भारत की अग्नि मिसाइल सटीक और अकाट्य निशाना लगाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब भारत ने अग्नि संधान कर दिया तो चीन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड यानी एसएफसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने भारत की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अग्नि प्राइम की टेस्टिंग सभी मानकों पर खरी उतरी है। सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफसी, डीआरडीओ और सेना को इसके लिए बधाई दी है। भारत की सबसे आधुनिक और सबसे संघारक अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की मिसाइलों में से बेहद घातक होने के साथ मॉडर्न और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम का कोड नेम है अग्नि पी। अग्नि प्राइम की रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि पी मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे नई और छठी मिसाइल है। 11000 किलो वजन वाली अग्नि प्राइम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो केवल और केवल भारत की है। 4, 3, 2, 1। किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। 2, 1, now. +1, +2, second off. अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की आधुनिक, घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है।
भारत की ये नई परमाणु मिसाइल एक साथ दुश्मन के कई टारगेट को तबाह कर सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर MIRV वॉरहेड को लगाया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या न्यूक्लियर वेपन ले जाने की काबिलियत रखती है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज मिसाइल है। ये अग्नि के पिछले वर्जन से हल्की है। परीक्षण के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल ने अधिकतम सीमा तक जाकर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अग्नि प्राइम मिसाइल के अब तक 3 सफल परीक्षण हो चुके हैं। कुछ घंटे पहले हुआ परीक्षण अग्नि प्राइम का दूसरा प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। अग्नि प्राइम परमाणु मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च 7-8 जून 2023 की रात को किया गया था। 5, 4, 3, 2, 1, now, +1, +2, and counting out. Particle taken off. अग्नि प्राइम के टेस्ट से पहले कई तरह के रडार, सेंसर, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए गए थे। इनसे मिले डेटा से पता चला कि अग्नि प्राइम मिसाइल ने 100% तरीके से टारगेट को हिट कर दिया।